हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। हम लोग वापस से बात करने वाले हैं बूस्टर सीरीज को लेकर के, जिसमें आज की जो क्लास होने वाली वो चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वैद्युत धारिता। और ये क्लास 12th के लिए फिजिक्स है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उन पर, और हम कंप्लीट उसका सोल्यूशन देंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखे हो तो संख्या में बहुत ज्यादा है, लगभग 70 प्लस न्यूमेरिकल है, यानी 70 के पार न्यूमेरिकल है। तो हम इसको दो पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 1 होने वाला है, और इस पार्ट 1 में हम 25 न्यूमेरिकल प्लस कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब लगभग 30 के आसपास न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में यूज होने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों की। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, 1 घंटे प्लस या सवा घंटे के आसपास, है ना। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को, मतलब एक एक सूत्र पहले निपटा लेते हैं। पहला है C बराबर Q अपान V, जहां पर C कैपेसिटेंस है और Q चार्ज और V वोल्टेज, और ये कैपेसिटेंस का बेसिक सूत्र है ना। इसके बाद आते हैं विलगित गोली चालक की धारिता पर, जहां पर जो A है वो इसकी रेडियस है, बाकी ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, और फार्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। बात कर लेते हैं, जब किसी चालक को आपस में जोड़ा जाता है तो उस पर आवेशों का वितरण होता है, या कह ले आवेश का ट्रांसफर होता है। आवेश के ट्रांसफर होने में जो रेशियो आते हैं वेरिएबल चार्ज के, वो आता है Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वलेंट C1 बाई C2, या ये कह ले पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के इक्वल होता है। अगली बात कर लेते हैं, जब हम चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो एक्चुअल में चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों के विभव कॉमन ना हो जाए। तो कॉमन विभव का जो फार्मूला है वो है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। आगे बात कर लेते हैं, जब चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव ऊर्जा का लॉस होता है। अब ऊर्जा का लॉस होता कितना है, C1 बाई C2 अपान में 2 C1 प्लस C2 और इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चाहे आवेशित चालक की ऊर्जा पूछ ले आपसे, चाहे संधारित्र की ऊर्जा पूछ ले, आप दोनों ही कंडीशन में इन सूत्रों का यूज करेंगे, हाफ QV या Q स्क्वायर बाई 2C या फिर हाफ CV स्क्वायर। ये एक्चुअल में सिचुएशन ऑन डिमांड सूत्र होते हैं, यानी वैल्यू के हिसाब से इनको रखा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस चैप्टर की जो मेन हाईलाइटेड हेडिंग है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए निर्वात में हमने धारिता का सूत्र लिखा है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां पर A क्या है उन प्लेटों के एरिया है और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट टर्म कांस्टेंट है, ये आपको याद होगा। अगर परावैद्युतांक आ जाता है तो धारिता के टाइम बढ़ जाती है, और के टाइम धारिता का सूत्र होता है के एप्सिलॉन नॉट A बाई D, कोई बुराई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम उसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक पट्टी रख दें जिसका परावैद्युतांक K और मोटाई T हो, देन उसकी जो कैपेसिटेंस लिखी जाती है वो उसके लिए सूत्र है एप्सिलॉन नॉट A बटे में D माइनस T प्लस T अपान K। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र का जो वैद्युत ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है, उसे हम लिखते हैं छोटे वाले यू से। फार्मूला इसका हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और अगर यहां पर हम परावैद्युतांक के पर चर्चा कर ले तो इसी में के और मल्टीपल कर जाएगा, ठीक है ना। दो अगले इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो कि रजिस्टर के ठीक उल्टा आते हैं। श्रेणी क्रम में जो धारिता का सूत्र होता है वो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होता है, और पैरेलल क्रम या कह समांतर क्रम में जो धारिता का सूत्र होता है वो C1 प्लस C2 होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो बेसिक फार्मूला है पिछली क्लास का, याद होगा तो विभव वाला चैप्टर से V बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सबसे पहला सवाल पढ़ सकते हैं, कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो सबसे पहले एक चीज और आपको बता देते हैं, हम जितने भी न्यूमेरिकल इसमें लेने वाले हैं या हमने जितने भी न्यूमेरिकल लिए हैं इसमें, पहली बात वो विगत वर्षों पिछले 10 साल में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए अब तक वो हमने सारे उठाए हुए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल लिए हुए हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं, और ऐसा लगता है कि बोर्ड उन्हें उठा सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये वाला सवाल पूछा नहीं गया है, फिर भी अच्छा सवाल है। कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदें हैं, प्रत्येक को 10 वोल्ट का विभव दिया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। तो बड़ी बूंद के विभव को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हम सीधा सीधा बड़ी बूंद का विभव लिख लेते हैं VB, पोटेंशियल ऑफ बिग बूंद, है ना। क्या लिखेंगे भैया, तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है यार, 9 गुणे 10 की पावर 9,
और Q अपान R, चूंकि ये बड़ी बूंद है तो हम इसका चार्ज भी बड़ा Q मान लेते हैं और इसका जो पॉइंट जहां पर विभव ज्ञात करना उसके लिए भी हम कैपिटल R मान लेते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं, एक्चुअल में ये बूंद की रेडियस बन जाएगी। हम इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें जो डेटा दे रखा है उसे पहले निकाल लेते हैं यार, है ना। तो तुम बताओ 27 एक समान बूंदों को मिलाकर ही तो बड़ी बूंद बनाई गई है, तो सबसे पहले क्या करिए आप, 27 छोटी बूंद इक्विवेलेंट एक बड़ी बूंद, ये फंक्शन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहां से R निकालेंगे। क्या निकालेंगे? R, क्योंकि बड़ा वाला जो Q है वो 27 छोटी बूंदों के चार्ज के बराबर होगा, तो हमसे 27 Q लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हम लिख देते हैं। अब याद करो, चूंकि बूंद का जो आकार है वो लगभग गोल होता है। कैसा होता है? गोल। तो यहां पर लिखेंगे 27 गुणे छोटी बूंद के लिए आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ छोटी बूंद तुमने रेडियस छोटा r मान लिया है, बराबर एक बड़ी बूंद, तो 1 इंटू, अब बड़ी बूंद के लिए बोलो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर हमने बड़ी बूंद की जो रेडियस ली वो कैपिटल R ले ली है ना, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है भैया कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 4/3 पाई एंड पाई। अब ध्यान से देखो तो ये क्यूब रूट बन जाएगा आराम से। तो ये बोलो क्या लिखा है? ये लिखा है भैया 3 का क्यूब इंटू में R का क्यूब इक्विवेलेंट में कैपिटल R क्यूब, है ना। तो क्यूब क्यूब तो कॉमन होके कट जाएगा, तो ये बोलो क्या हो जाएगा? 3R इक्विवेलेंट बोलो क्या? कैपिटल R। मतलब R की जो वैल्यू निकल आई वो 3R निकल आई, है ना। अब प्रॉब्लम है कि कैपिटल क्यों क्या है, तो कैपिटल क्यों 27 एक समान बूंदों के बराबर है, तो 27 क्यों हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार में यहाँ पर क्यों भी लिख देते हैं 27 क्यों। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आया होगा। अब चूंकि छोटी बूंद का भी विभव दे रखा है 10 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे? छोटी बूंद के लिए भी फंक्शन बना लेते हैं। अब छोटी बूंद के लिए हम इस फंक्शन को लिख देते हैं VS, स्मॉल बूंद के लिए पोटेंशियल। इसके लिए बोलो क्या लिखेंगे आप? 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्यों अपान R। अब क्यों कितना है तो हम उसका छोटा क्यों मान लेते हैं और बटे में भी स्मॉल r मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब तुम ध्यान से देखो, तो तुम्हें VS दे रखा और फाइंड करना है VB, तो कुछ मत करो, समीकरण 1 को 2 से भाग कर लो, चाहे 2 को 1 से भाग कर लो, है ना। तो चलो कोई भी काम कर लेते हैं यार। तो मान लो हम समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड कर लेते हैं, यानी समीकरण 1 को 2 से भाग कर रहे हैं, तो बोलो क्या लिखा जाएगा? VB अपान VS, VB अपान VS इक्विवेलेंट ये चीज 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू इस कैपिटल क्यू की जगह पर बोलो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा भैया 27 क्यू। क्या लिखा जाएगा? 27 क्यू। और बटे में इस R की जगह पर बोलो क्या लिखेंगे? 3R। क्या लिखेंगे? 3R। और बटे में VS की लिखनी पड़ेगी, है ना। बटे में VS की वैल्यू पुट करनी है, तो VS की वैल्यू लिखने की बजाय बटे में गुणे में पलट करके लिख देते हैं। तो बोले क्या हो जाएगा? R और अपान में बोलो 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में Q। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए कुछ वैल्यू काट लेते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस VS की वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी है, तो इस हम VS की जगह पर कितना लिख देते हैं? सीधा सीधा 10 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 10। समझ में आ गया सभी को? अब मुझे VB फाइंड करना है ना। तो चलो देखते हैं फिर अगले फंक्शन में। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिएगा यार। तो ये वाला टर्म गया, ये वाला गया, R से R गया, Q से Q गया, 3 से ये वाला भैया काट दीजिए तो 9 चला जाएगा ये, है ना। अब बताओ मुझे VB फाइंड करना, कुछ तो नहीं बचा है, तो फिर क्या लिखेंगे? VB बराबर 10 गुणे 9, मतलब 90 वोल्ट। उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, है ना। तो ध्यान से विलगित गोली चालक का संधारित्र है ये, है ना। क्या क्या दे रखा है भैया? गोलाकार चालक हो गया, रेडियस भैया 9 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो ए बराबर समझो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे हम ए से लिखते हैं। तो ए की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, तो हम ए बराबर बोलो क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। धारिता तथा उस आवेश की गणना करो, तो C ज्ञात करो और उस आवेश की गणना कीजिए। सॉरी, ये ए बराबर दे रखा है ना, और चार्ज भी फाइंड करना है, और कुछ वोल्टेज सवाल में दे रखा है 1000 वोल्ट। ये कहानी है। चूंकि ये विलगित गोली चालक का धारिता है तो हम बोलो क्या करेंगे?
हम सी बराबर पहले निकाल लेते हैं। सी बराबर सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। तो याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, तो ये वाला भैया टर्म हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू में ए की वैल्यू ये है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, है ना। तो जो कैंसिल हो रहा काट दीजिए भैया। तो बोलो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर है, नीचे 10 की पावर 9 है, तो ये ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा। और चूंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं तो भैया ये हो जाएगा 10 की पावर -11 फैरड। फैरड। अब बुक से आंसर कॉपी कर लेते हैं। अब बुक का आंसर अभी है 10 पिको फैरड। तो तुम ध्यान से देखो, तो यहां पर हम एक घात बढ़ा रहे हैं और इधर एक घात घटा रहे हैं, तभी तो एक पिको बन रहा है। यानी इसी उत्तर को हम ये लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर -12। अब बताओ अगर हम इसे ये लिख सकते हैं तो ये वाली चीज तो पिको पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पिको। तो आंसर हो जाएगा पिको फैरड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भैया चार्ज की। किसकी बात कर लेते हैं? चार्ज की। क्यों बराबर भैया होता है C अपान V। क्यों बराबर C अपान V। अब C की वैल्यू बोलो कितनी है सवाल में? C की वैल्यू भैया 10 गुणे 10 की पावर -12। इनमें से कोई भी टर्म उठा सकते हो, चाहे ये वाला उठा लीजिए आप, बटे में V। V की वैल्यू ध्यान से तो 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट को हम भैया 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। अब ऊपर चूंकि 10 की पावर -11 लिखा है तो 10 की पावर -8 बचेगा कुलाम में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बेसिक सवाल उन्हें थोड़ा तेजी से करते क्योंकि आगे थोड़े टाइट सवाल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया 1 फैराड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या बता दो। बहुत बढ़िया यार, कह रहा है C बराबर 1 फैराड है ना। और इस गोली चालक की त्रिज्या बता दो कितनी होनी चाहिए। तो हमें A समझो फाइंड करना है ना। तो C बराबर फार्मूला होता है 1 अपान गोली चालकों के लिए 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू A, इंटू में A। अब बताओ मुझे A निकालना है, तो C की वैल्यू 1 दे रखी है। C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी। तो बताओ ये वाला टर्म ही तो उधर गुणा कर जाएगा। तो 9 गुणे 10 की पावर 9, और भैया ये चूंकि फैरड था तो फिर ये वाली चीज क्या आ जाएगी? मीटर। मतलब ये वाला जो गोली चालक आया है इसकी जो रेडियस है भैया वो पृथ्वी से भी बड़ी है। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि पृथ्वी के लिए जब पृथ्वी को गोलाकार चालक माना जाता है तो उसका जो संधारित्र का धारिता आता है उसका आंसर सिर्फ ये आता है 711 माइक्रोफैरड। एक्चुअल में जो धारिता का मात्रक फैरड है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है और वो इतने बड़े चालक के लिए सत्य है। बात समझ में आ गई ना ये? ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, धात के दो गोलों के व्यास दे रखे हैं। अच्छा, व्यास का मतलब D दे रखा है, चलो हिंदी में लिख देते हैं। व्यास दे रखा भैया 6 सेंटीमीटर, और तुमने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा त्रिज्या का, है ना। त्रिज्या बराबर भैया होता है व्यास बाई 2, है ना। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हम रेडियस चूंकि लिखेंगे। तो बताओ एक रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, आधा कर रहे हैं। अगली रेडियस भैया दे रखी है 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं रेडियस लिखने में कोई बुराई नहीं है। कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित कर दो। मतलब इन दोनों के जो V है V1 V2 वो कॉमन है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सिग्मा 1 फाइंड करना है भैया, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, है ना। ऐसे में क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो सिग्मा का आपको सूत्र आना चाहिए, है ना। तो हम चलो एक फंक्शन बना के दिखाते हैं आपको। सिग्मा बराबर भैया होता है Q अपान A। चूंकि ये विलगित गोली चालक है तो हम Q बराबर लिखेंगे CV। क्या लिखेंगे? CV। और A को चूंकि गोला है तो गोले के लिए हम A क्या लिखेंगे? 4 पाई R स्क्वायर। बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, तुम ध्यान से देखो, तो ये जो C है क्या वो विलगित गोली चालक है? क्योंकि ये धातु के चालक है। तो C के लिए आंसर बोलो क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A लिख लो चाहे R लिख लो, चूंकि रेडियस हम R नीचे मान चुके तुमने ऊपर भी R लिख दिया है, इंटू V, और बटे में बोलो भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। यहां तक आया सभी को? जो कैंसिल होने वाला भैया कर दीजिएगा, है ना। तो 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा और R से ये वाला स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ बच क्या रहा है? ऊपर बच रहा है भैया एप्सिलॉन नॉट V और बटे में R। अब थोड़ा सा भेजा और लगाओ। अब कह रहा है कि दोनों चालकों के लिए V भी कॉमन है, दोनों चालकों के लिए V भी कॉमन है, और V कॉमन है, और याद करो एप्सिलॉन नॉट तो पहले से कांस्टेंट है। तो सिग्मा का जो आंसर आया, अगर हम सब कुछ कांस्टेंट मान के कर दें तो क्या भैया ये 1 अपान R आ गया। ये क्या आ गया? 1 अपान R। तो बताओ हमें रेशियो कैसे लिखना है? सिग्मा 1
सिग्मा 2, क्या ये रिवर्स है? तो हम लिखेंगे भैया R2 अपान R1, है ना। चलो वैल्यू भी दिखा देते हैं। R2 की वैल्यू 2 है और उसकी वैल्यू 3 है, तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 3। तो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इक्वलेंट बोल दो भैया 2/3। कोई बुराई वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन बहुत इजी रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है भैया 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? क्या क्या दे रखा है? सप्लाई दे रखी है 100 वोल्ट और जो धारिता दे रखी है वो 900 पिको फैराड दे रखी है। पिको को हम 10 की पावर -12 से कन्वर्ट करते हैं, तो ये कर दिया। आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी? आपको भैया U फाइंड करना है। तो हमने बताया ना U के कई सारे फार्मूले आपको बताए थे। तो यहाँ पर दो चीजें दे रखी C और V। तो यहाँ पर जो U का सेटिस्फाइंग फार्मूला है वो ये लग जाएगा हाफ CV स्क्वायर, है ना। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे और इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये सवाल आपको लगाने योग्य है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। याद ना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यही वाला संधारित्र पूछा जाएगा। 2009 का सवाल भी है ये। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं भैया A से, और A की वैल्यू सवाल में दे रखी 3 × 10⁻²मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है। प्लेटों के बीच की दूरी को भैया हम स्मॉल d से लिखते हैं। इसकी वैल्यू है 0.6 mm। अब mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो mm को भैया कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से गुणा करा लेते हैं। नेक्स्ट है कह रहा 1000 वोल्ट विभवांतर दे दो। बहुत अच्छी बात। V बराबर कितना दे रखा है? 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी? आपको U फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? U। अब U बराबर हम फार्मूला जानते हैं, हाफ करके लगाना है। क्या क्या दे रखा सवाल में? देखो A और D दे रखा, मतलब C दे रखा है और ये V दे रखा है। तो हमें फार्मूला समझ में आ गया कि हम लगाएंगे भैया हाफ CV स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है कि C तो मुझे पता ही नहीं है, तो C निकालने के लिए बोलो क्या करें? क्या C के लिए अपने को एक लाइन समझ में आ गई होगी, समांतर प्लेट संधारित्र और ये निर्वात है क्योंकि माध्यम दे नहीं रखा है। तो फिर बोलो क्या लिख देना चाहिए? ε0 A/d और V स्क्वायर पहले से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो वैल्यू रख देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, आपका जो भी आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बोलो क्या हो जाएगा? हाफ ε0 की वैल्यू हम सभी जानते हैं भैया 8.85 × 10⁻12 इंटू में एरिया। एरिया भैया इधर देख लो 3 × 10⁻²। यहां तो आएगा भी नहीं, इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू 10⁻³ है, तो हम सीधा स्क्वायर करके 10⁻6 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं बटे में। बटे में भैया D है, D की वैल्यू ये है। D की वैल्यू वास्तव में ये लिखा है 6 × 10⁻⁴। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब काट लेते हैं भैया, कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा यार। तो ये 3 ये 6, तो 2 यहां बच गया, 2 यहां बच गया, है ना। 4 बच गया नीचे। घातों को देख ले एक बार, ये -4 है, ये -12 है, तो ये -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये 14 लिखा हुआ है, तो बचेगा क्या? 8.85 × 10⁻12 बटे में बचेगा भैया 4। और ये वाली घाते देख लो एक बार, ये -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। इसे थोड़ा काट देते हैं और ये इसे 14 बना देते हैं, क्योंकि -12 ये -2 ये -14 हो जाएगा। नीचे 4 बचेगा, -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो ऊपर भैया 10⁻10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप इसे काट के देख पा रहे हो तो आपका यही आंसर आ जाएगा जो कि आपकी किताब में आ रहा है, 2.2125, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने है, एक 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया है ना। तो C की वैल्यू भैया दे रखा है 8 माइक्रोफैराड। इसे कन्वर्ट करें तो भैया हम पाएंगे 8 × 10⁻6 फैराड। कह रहा है का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया गया है। तो पहले V1 की भैया वैल्यू थी 20 वोल्ट, अब कितनी कर दी गई है? 30 वोल्ट, है ना। कह रहा इस केस में स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कर दो। आपको फाइंड करना है U कितना हो गया। तो दो तरीके इसको करने के। एक्चुअल में वृद्धि निकालनी तो डेल्टा U लिख देंगे, मतलब चेंज। एक बार तो आप यहां से U1 निकाल लो और एक बार यहां से आप U2 निकाल लो, फिर इनके अंतर निकालो तो भी आप आंसर कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप डायरेक्ट कर लो भैया। तो डेल्टा U बराबर हाफ, ध्यान से देखो तो C दोनों टर्म के लिए कॉमन है,
सी V1 के लिए भी सी है और V2 के लिए भी सी ही है ना। तो सी हो गया भैया कॉमन, और ये V1 V2 हो गए, है ना। हमें चूंकि अंतर लिखना है, सॉरी, ये सी हो गया और ये हो गया V2 स्क्वायर और माइनस का V1 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें अंतर लिखना है। तो हाफ गुणे 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे, ध्यान को, तो V2 का स्क्वायर बोलो कितना होगा। V2 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, V1 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 400 आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा 500 लिख देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो तो ये 4 आ जाएगा और ये 4 पंचे 20 होता है। तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और 2 जीरो ये, और एक बार गुणा करने पर एक जीरो और आया था, तो 10 की पावर 3, है ना। ये आपका आंसर है, डेल्टा यू बराबर। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 जूल, क्योंकि माइनस 6 प्लस का 3 है, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 जूल। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। थोड़ा ठीक ठाक बड़ा लिखा हुआ है, ये अब तक पूछा भी नहीं गया है। कह रहा है धातु के दो आवेशित गोले हैं जिनकी त्रिज्या 5 और 10 है सेंटीमीटर में, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का चार्ज है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए, क्या क्या गणना करना है। जोड़ने के पश्चात गोलों का कॉमन विभव, जो कि आपको फार्मूले में बताया गया था। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जिसकी वैल्यू होती Q1 माइनस Q1 डैश। जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो आपको गोले दिखा देते हैं। ठीक है ना, दो गोले अपने पास। ये वाली भैया रेडियस कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो रेडियस है वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। दोनों पर 75 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यानी यहां भी 75 माइक्रोकूलम और इस वाले पर भी 75 माइक्रोकूलम। कह रहा है किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो चलो जोड़ लेते हैं इनको, है ना। जैसे मान लो हमने ऐसे ऐसे चालक तार जोड़ दिया, जिसके द्वारा जोड़ा उसका सी मान लो 0 है ना, ताकि कोई प्रवाह चार्ज को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। अब सभी जानते हैं जब चालक गोलों को जोड़ा जाता है तो आवेश की मात्रा तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। चार्ज बराबर नहीं, विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है ना। अब तुम्हें निकालना है कॉमन विभव, तो अब एक एक चीज निकाल लेते हैं। तो नंबर 1, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का भैया सूत्र होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान में C1 प्लस C2। आप इसी को शॉर्टकट में ऐसा भी देख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, क्योंकि Q1 बराबर ही C1V1 लिखा है और Q2 बराबर ही C2V2 लिखा है। तुम ध्यान से देखो तो Q1 और Q2 की वैल्यू तुम्हें पता है, मिसिंग कौन है, C1 और C2। तो सबसे पहले C1 और C2 निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो तो ये चालक गोले हैं। अब गोले की धारिता कैसे लिखी जाती है, तो C1 बराबर 1/9 गुणे 10 की पावर 9, फार्मूला लगा रहे हैं 4πε0 a, है ना, इंटू रेडियस। रेडियस बोलो कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर बोले तो 10 की पावर माइनस 2। ये वैल्यू आ गई C1 की। ठीक है, ऐसे C2 निकाल देते हैं यार। C2 बोलो क्या निकलेगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, सॉरी ये 1/, में है, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू में भैया 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, है ना। अब इन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बोलो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, ऐसे ये बोल दो कितना आ जाएगा, 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ये आ गई भैया C2 की वैल्यू और ये आ गई C1 की वैल्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अपने V की। अब V बराबर बोलो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2, मतलब दोनों चार्जों का योग। तो ये भी 75, ये भी 75। तो भैया ये लिखा है 75 प्लस 75। ध्यान से देखो तो क्या दोनों में माइक्रो कॉमन है यार, तो बोलो इसे क्या करें इतना लंबा लिख करके, 150 माइक्रो। माइक्रो को हमें चेंज करना आता है 10 की पावर माइनस 6 बटे में C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू बोलेंगे सब, तो भैया ये है 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11 प्लस 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा। तो 150 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और ऊपर बोलो क्या चला जाएगा, सॉरी
ये जो 9 कॉमन है ऊपर चला जाएगा और ये भैया 10 और 5 15 हो जाएगा। गुणे घाते गुणा सॉरी घटाने और जोड़ने पर कॉमन ली जाती है तो 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 15 गुणे 150 भागे में तो हो जाएगा भैया ये 10। ये कितना 10 तो हो जाएगा भैया 90 गुणे 10 की पावर 5। क्या आ रहा है आंसर? आ रहा है भैया। बुक का आंसर आ रहा है 9 गुणे 10 की पावर 6। 90 गुणे 10 की पावर 5 को हम 9 गुणे 10 की पावर 6 देख सकते हैं, कोई आफत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड कह रहा तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा बता दो। तो चलो मात्रा निकाल देते हैं यार इसकी थोड़ा सा। अरे यार ठीक। चलो बात कर लेते हैं सेकेंड टर्म की। सेकेंड टर्म कह रहा है स्थानांतरित आवेश की मात्रा बता दो। एक्चुअल में स्थानांतरित आवेश की मात्रा को हम ये लिखते हैं Q1 माइनस Q1 डैश। इसी को सॉल्व कर देते हैं। एक्चुअल में Q1 होता है जोड़ने से पहले और Q1 डैश चार्ज होता है जोड़ने के बाद। Q1 की जो वैल्यू होगी वो भैया हो जाएगी C1V1 और इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी C1V। C1V V मतलब हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल, है ना। अब बोलो यहां से C1 तो हो गया कॉमन, अंदर बचेगा भैया V1 माइनस V। अब प्रॉब्लम है कि V1 तो मुझे पता ही नहीं, V तो पता है पर V1 नहीं पता है। V1 पता करने के लिए क्या करें तो सबसे पहले V1 निकाल देते हैं इधर साइड में। V1 बराबर चूंकि चालक गोला हो गया तो बाह्य बिंदुओं के लिए कैसा व्यवहार करता है, बिंदु आवेश की तरह। तो Q अपान R, Q बोलो कितना है 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे में R, R का मतलब उसकी रेडियस और ये है भैया 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अब इसे काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ये 15 गुणे 9 135 होता है। गुणे घात देख लो भैया यार, ये -2 ऊपर जाएगा +2 तो 11 11 से 6 गया 5। उम्मीद करते हैं V1 की वैल्यू सभी को समझ आई होगी। समझ में आया सभी को? ठीक। अब क्या करें, अब इसे 13.5 गुणे 10 की पावर 6 भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो C1 बोलो कितना है, C1 की वैल्यू पीछे आई थी 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। अंदर बोलो क्या बचेगा V1, V1 की वैल्यू भैया 135 गुणे 10 की पावर 5 माइनस 90 गुणे 10 की पावर 5, ये V की वैल्यू थी, है ना। ध्यान से तो ये 45 बचेगा, 9 से 9 45 मर जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। ध्यान से देखो तो आंसर 25 माइक्रो कूलम आ रहा है, यानी इस टर्म को सॉल्व करने पर आप आंसर ही पहुंच जाएंगे और वो कितना आ जाएगा 25 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का अर्थ है देखो -11 से +5 घटा देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा और -6 को भैया माइक्रो पढ़ते हैं। समझ में आ गया नहीं? ठीक। अब एक तीसरी भी चीज पूछ रहा है, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास बता दो, है ना। तो ये से भैया देख लो थोड़ा सा, है ना। जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास के लिए कई टर्म बना सकते हैं, यू के जितने फार्मूले हैं उन सब में से कोई भी निकल सकता है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ने से पहले U1 और U2 निकाल देते हैं। तो U1 बोलो क्या लिखा जाएगा, U1 लिखा जाएगा Q²/2C, क्योंकि Q भी पता है और C भी पता है ना। जो चीज पता है उसी से हम आंसर करेंगे। तो बोलो Q²/2C, तो हम भैया यहाँ पे लिखेंगे 75 माइक्रो का भैया स्क्वायर अपान में 2C1, 2 इंटू 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ये आपको खुद ही करना है सवाल। अगला पूरा हम प्रोफार्मा आपको बना के दे देंगे, इसको बोलो इसका भी वैसे ही लगा दो। तो ये हो जाएगा 75 माइक्रो का स्क्वायर बटे 2C2। तो C2 की वैल्यू भैया थी 10/9 गुणे 10 की पावर माइनस 11। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। अब क्या करना, अब आप यहां से U डैश निकाल लेना। U डैश बराबर आ जाएगा भैया U1 प्लस U2। बात समझ में आ गई ना, यानी इन दोनों को जोड़ लेना, तो U1 प्लस U2 जोड़ देंगे तो U डैश निकल आएगा। अब बात कर लेते हैं इनको जोड़ने के बाद, ये वाले एक्चुअल में दोनों टर्म जोड़ने से पहले के हैं। अब बात कर लेते हैं जोड़ने के बाद की। तो जोड़ने के बाद जो U होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो हम उसे मान लेते हैं U डबल डैश। जोड़ने से पहले का नेट आंसर U डैश था, जोड़ने के बाद क्या मान लिया, U डबल डैश। जोड़ने के बाद हुआ क्या, क्या दोनों के वोल्टेज हो गए कॉमन, जबकि C दोनों का हो गया अलग अलग। तो हम इस बार हाफ CV स्क्वायर से लिख लेंगे। तो हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। और उम्मीद करते हैं इस बार तुम्हें आया होगा।
अब बोलो तो क्या तुम्हें हाफ तो पता ही है, C1 की वैल्यू 5/9 गुणे 10⁻11 देख पा रहे होंगे, C2 की वैल्यू 10/9 गुणे 10⁻11 है, V की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं जिसका आंसर 9 गुणे 10⁻6 आ चुका था। आप रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। अब नेट आंसर कैसे निकालेंगे? नेट आंसर में हमने बताया था आपको कि जोड़ने के बाद हमेशा ऊर्जा का लॉस ही होता है, मतलब ये जो यू डैश होगा वो ऑलवेज यू डबल डैश से ग्रेटर होगा, यानी यू डैश ऑलवेज यू डबल डैश से चूंकि ग्रेटर होगा, तो बताओ भैया भी डेल्टा यू क्या लिखा जाएगा? क्या डेल्टा यू लिखा जाएगा यू डैश माइनस यू डबल डैश। देखो जब साथ में आप भी मेहनत करेंगे तभी सब कुछ सही हो पाएगा। अगर मेरे लगाने और आप उतारने आए हैं तो क्लास अच्छी नहीं है। टीचिंग है जिसका जो टू वे कम्युनिकेशन है वही बेस्ट है, वन वे कम्युनिकेशन नॉट बेस्ट। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो वायु संधारित्र है, जिसकी प्लेटों की त्रिज्या 3 गुणे 10⁻2 मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में ये सवाल ये है, इसमें दो कैपेसिटर हैं जो कि तुल्यांक दिखाने हैं। जैसे एक तो कैपेसिटर कह रहा है कि समांतर प्लेट है, ठीक है ना, इसकी जो धारिता लिखते हैं वो C पैरेलल, और ये वाली जो धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। गोले की भैया त्रिज्या दे रखी है A और इसका डेटा दे रखा है 1 मीटर, और जो प्लेटों की त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 3 गुणे 10⁻2 मीटर, और ये वैल्यू मान लेते हैं R के बराबर है। संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात करो। याद करो प्लेटों के बीच की दूरी को D से लिखते हैं, तो तुम्हें D फाइंड करना है। तो ये वाला संधारित्र इस वाले संधारित्र की धारिता के बराबर होगा, तो हमने C पैरेलल इक्विवेलेंट C गोला मार्क कर दिया है। तो ये बोलो क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A बाई D इक्विवेलेंट में लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। उम्मीद करते हैं आया होगा, बहुत बढ़िया। बात कर लेते हैं अब आगे डेटा की। तो मुझे ये वाला D फाइंड करना है, तो बोलो D बराबर क्या लिखेंगे? D बराबर लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A और बटे में पूरा पूरा टर्म आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब सवाल ये है कि A तो मुझे सवाल में पता ही नहीं, पर A की जगह पर हमें रेडियस जरूर मालूम है, तो हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। जो कैंसिल होने वाली चीजें उन्हें कर दीजिएगा भैया, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट मर जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा, तो जो D की वैल्यू बचेगी वो बचेगी भैया आर स्क्वायर अपॉन 4A, है ना। आर की वैल्यू सवाल में 3 गुणे 10⁻2 रखी है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 9 गुणे 10⁻4 बटे में 4 इंटू ए की वैल्यू सवाल में 1 मीटर है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 पर 4 का भाग लगाएंगे तो 2.25 गुणे 10 की पावर ये -4 है भैया, क्योंकि ये घात -2 है, -4, और ये चूंकि D है तो यूनिट होगा भैया इसका मीटर। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं सभी को आंसर आ रहा होगा, जो कि आ भी रहा है 2.25 इंटू 10⁻4 मीटर। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2 हो, तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युतांक गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक्चुअल में तुम्हें कुछ रिलेशन आने चाहिए, जैसे फार्मूला होता है ये चीज आपने फार्मूला पढ़ा होगा सबने, C का रिलेशन होता है KC नॉट, जिसमें C माध्यम की धारिता है और C नॉट निर्वात की धारिता है। तो अगर तुम K बराबर लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगा भैया C बाई C नॉट, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, तो मुझे चार्ज के लिए लिखना है, तो Q बराबर होता है भैया CV। Q बराबर CV, मतलब जो जैसा रिलेशन C का होगा ठीक वैसा रिलेशन Q का होगा, क्योंकि Q और C में तो जो अनुपात है वो समानुपात का है। तो हम बोलो क्या लिखेंगे? K बराबर Q बाई Q नॉट, K बराबर Q बाई Q नॉट। सवाल में एक्चुअल में Q का डेटा दे रखा है, यहां लिख देते हैं Q बराबर दे रखा है भैया 100 माइक्रोकूलाम। तुम्हें फाइंड करना है प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश बोले तो हमने Q नॉट मान लिया, इसे आप Q डैश भी ले सकते हो। तो बताओ मुझे Q नॉट बराबर क्या लिखना चाहिए? क्या Q नॉट बराबर लिखना चाहिए Q अपान K। अब बोलो Q की वैल्यू सवाल में कितनी है? Q की वैल्यू भैया सवाल में 100 माइक्रोकूलाम और K की वैल्यू सवाल में कह रहा है 2 है, तो इसे सॉल्व कर दो तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा यार? आंसर आ जाएगा भैया 50 माइक्रोकूलाम, जो कि आबिर और 2023 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले अब कुछ थोड़े ज्यादा आएंगे, मतलब एक ही एक पिक्चर में 2-2 3-3 सवाल कवरेज किए जाएंगे। हालांकि ये वाले तो दोनों सेम सवाल हैं, बस अंतर इस बात का है कि पहले वाले टर्म में बैटरी हटाई गई और अगले टर्म में बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है ना,
क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया दे रखा है भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम बताओ इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे भैया 100 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर किया गया है। प्लेटों का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, बीच की दूरी बोले तो डी की वैल्यू भैया 5 mm को भैया 10⁻² लिखते हैं, सॉरी -3 लिखते हैं, ठीक है ना, ये मीटर बन गया। इनकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। कितना विभवांतर है, 300 वोल्ट का स्थापित किया गया। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनॉइड से भरा गया, जिसका परावर्तनांक 2.6 दे रखा है, मतलब के की वैल्यू भैया 2.6 है। आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। प्लेटों के बीच नया विभवांतर मतलब वी डैश मान ले, या ये कह लो, रुक जाना थोड़ा सा, ये वी डैश मान लो, रुक जाना यार गड़बड़ कर रहे हैं, ये वी मान लो और ये वी डैश मान लो। तुम्हें वी डैश फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इस के के साथ सी का रिलेशन तुम्हें आता है, के बराबर सी बाई ये सी डैश हो गया और ये सी नॉट हो गया, ठीक, ये माध्यम की धारिता और ये निर्वात की धारिता। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखेंगे, चूंकि सी बराबर क्यू अपान वी होता है, उल्टा रिलेशन होता है वी का सी से, तो हमें यहाँ क्या लिख देना पड़ेगा, वी नॉट अपान में वी डैश। उम्मीद करते आया होगा। तुम्हें फाइंड करना है वी डैश, क्या फाइंड करना है, वी डैश, तो वी नॉट अपान के लिख दोगे फिर, है ना। वी नॉट की वैल्यू कितनी है बोलो, वी नॉट की वैल्यू भैया 300 और बटे में के की वैल्यू है 2.6। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, जो कि आ कितना रहा है, 115 वोल्ट। सॉल्व करने पर इतना ही आ जाएगा, 115 वोल्ट। अब क्या कह रहा है, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक और अंतिम धारिताओं का मतलब है निर्वात की धारिता और माध्यम की धारिता। माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता लिखते कैसे, सी नॉट बराबर बोलो क्या लिखा जाएगा, चूंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। बात समझ में आ गई ना है। और जब माध्यम के लिए लिखेंगे तो यही चीज लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमें 2 बार कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, क्योंकि आप एक बार एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकाल चुके होंगे, तो अगली बार केवल के से गुणा करना बाकी रहेगा, सी निकल आएगा, ठीक है ना। अगली बात कर लेते हैं, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। ये चीज लिखने से पहले थोड़ा सा सवाल और पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्लेटों के बीच प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व, और साथ में ये भी बोला कि बैटरी को हटाया गया। तो याद रखना है, जब कभी बैटरी सर्किट से हटा दी जाती है तो सर्किट में जो चार्ज स्टोर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चूंकि जो आवेश घनत्व है उसका सूत्र लिखा जाता है सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो बताओ जब चार्ज नहीं बदलेगा तो क्या सिग्मा बदलेगा, सिग्मा कतई नहीं बदलेगा, क्योंकि ए तो पहले से ही कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई सभी को। मतलब बैटरी हटा देने के पश्चात चूंकि चार्ज कांस्टेंट रहता है तो जो सिग्मा होगा वो वही रहेगा, मतलब क्यू अपान ए। अब चूंकि अपने को क्यू की वैल्यू नहीं पता है तो हम लिखेंगे क्यू बराबर सीवी। सीवी एक्चुअल में लिखा जाएगा सी नॉट वी अपान ए, और दोनों ही कंडीशन में सिग्मा यही रहेगा, मतलब सिग्मा 1 भी यही रहेगा और सिग्मा 2 भी यही रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इक्वलेंट रहेगा किसके, सिग्मा के। रीजन क्या है, रीजन ये रहेगा क्योंकि बैटरी हटा देने के पश्चात चार्ज के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं बदलेंगे। अगले सवाल की कहानी सेम है, बस अंतर किस बात का है, अंतर है कि बैटरी जुड़ी रहेगी, बैटरी जुड़ी रहेगी। अब बैटरी जुड़ी रहेगी तो फिर सिग्मा बदल जाएगा। अब बैटरी जुड़ी रहेगी तो सिग्मा 1 का अलग आंसर आ जाएगा। सिग्मा 1 का आंसर लिखा जाएगा सी नॉट वी अपान ए से, और जो सिग्मा 2 है उसका आंसर लिखा जाएगा सीवी अपान ए से। इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, ये निर्वात की धारिता यूज की गई और ये माध्यम की धारिता यूज की गई है, और ये चीज सवाल नंबर 25 के लिए है। बाकी ये पूरा सवाल 24 नंबर के लिए था। बाकी जो चीजें पूछी वो तो रिपीट टेलीकास्ट है, जो कि सेम टू सेम हो जाएंगी। समझ में आया सभी को। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये कह रहा है, अच्छा सवाल है, कह रहा दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड है। आप जानते हैं समांतर क्रम में जो आंसर लिखा जाता है भैया वो C1 प्लस C2 लिखा जाता है, और इसका जो वैल्यू है वो कह रहा है 24 माइक्रोफैराड है, 24 माइक्रोफैराड है। अब कह रहा है श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है। श्रेणी क्रम में सूत्र हम लिखते हैं 1/C1 अपान 1/C2, और ये भैया है 1/6। कह रहा है उनकी अलग अलग धारिताएं बता दो। अलग अलग धारिताओं का मतलब है कि C1 अलग बता दो
और C2 अलग बता दो, दो चीजें निकालनी है। ऐसे सवालों में हमने आपको बता रखा है जब भी अलग अलग चीजें पूछी जाएं तो आप एक समीकरण तो प्लस का ढूंढ लो और अगला समीकरण माइनस वाला ढूंढ के ले आओ, है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे, फार्मूला भैया अपने पास होता है C1 माइनस C2, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया भी था हमने। C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस का 4AB, 4AB बोले तो C1 C2 मैथ का फार्मूला है, यहां से हम C1 माइनस C2 निकाल पाएंगे। अब ध्यान से देखो, तो अपने को प्रोडक्ट ऑफ C1 C2 तो पता होना चाहिए, वो हम यहां से निकाल देते हैं। तो बोलो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा भैया C1 प्लस C2 अपान हो जाएगा C1 C2 बराबर 1/6। C1 प्लस C2 की वैल्यू चूंकि 24 है तो हमें बोलो क्या लिखना चाहिए, 24 अपान में C1 C2 बराबर 1/6। अगर आप C1 C2 यहां से निकालें तो 24 गुणे 6 हो जाएगा। अब चलो रख देते हैं यहाँ पर। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू भैया 24, और चूंकि ये -6 लिखा है, माइक्रो लिखा है ना, तो हम इसे 10 की पावर -6 लिखेंगे और इस टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर -4 इंटू 24 गुणे 6 करेंगे तो भैया 144 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर, ध्यान दो तो ये -6 ये भी है, -6 ये भी है, तो हो जाएगा -12। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर -12 आ जाएगा, माइनस वापस करेंगे तो 576 गुणे 10 की पावर -12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला टर्म सभी को समझ आया, तो 0 आ जाएगा। -C1 -C2 का आंसर 0 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो अब इससे जब एक बार जोड़ेंगे तो C2 से C2 मर जाएगा, तो 2C1 बराबर 24 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 2C1 बराबर 24 माइक्रोफैरड, तो बताओ भैया C1 बराबर क्या 12 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब अच्छा, एक आंसर अगर 12 आ गया तो अगला भी भैया बोल दो क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 24 है, तो C2 भी कितना आ जाएगा भैया 24, सॉरी 12 माइक्रोफैरड। ये भी कितना आ जाएगा 12 माइक्रोफैरड, जो कि उत्तर आ रहे हैं 12 एंड 12। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र। अरे इसके लिए पहले हम ऊर्जा लिख लेते हैं, है ना, दो वैल्यूओं के लिए। जब C है 100 और वोल्टेज है भैया 400, तो C बोलो कितना निकलेगा। तो हम लिखेंगे C बराबर हाफ CV स्क्वायर। यहाँ के लिए अलग अलग निकाल रहा है, ऊर्जा लिख रहे हैं, सॉरी, तो हम इसे लिखेंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो इंटू 100 गुणे 10 की पावर -6, ये C हो गया, इंटू V स्क्वायर। तो V का 4 का करेंगे भैया 16 आ जाएगा, और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, तो 16 गुणे 10 की पावर 4 लिख देते हैं। ठीक रहेगा ना ये, ठीक, काट पीट देते हैं यार। तो ये हो जाएगा भैया 8, कितना हो जाएगा 8, ये -6 है, ये 8 जूल आ जाएगा सीधा सीधा। इसे यू ना मान करके यू डैश मान लो, क्योंकि ये जोड़ने से पहले मतलब इतने की ऊर्जा 8 जूल आ गई है ना, क्योंकि मुझे ऊर्जा चेंज भी चाहिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दे तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। अब याद करो C का रिलेशन होता है D के साथ 1/D, और जो C है उसका रिलेशन भैया 1/V होता है कि नहीं होता है, C बराबर क्यों अपन V होता है। तो C D और V लगभग सब कुछ आधा ही आधा रहेगा, जैसे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, दूरी कर दी है आधी, दूरी कर दी आधी, तो C हो गया दोगुना और ये हो गया दोगुना, तो V हो गया आधा। तो जो नया V होगा, D आधी करने के बाद जो नया V होगा, तो पहले का आधा, पहले कितना था 400 वोल्ट, तो बोल दो अब कितना होगा 200 वोल्ट, जो कि उत्तर आ भी रहा है ये वाला। अब कह रहा है नया विभव क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो संचित ऊर्जा में परिवर्तन यू डबल डैश निकाल दो, तो बोलो क्या हो गया हाफ इंटू C की वैल्यू वापस से वही रहेगी, 100 गुणे 10 की पावर -6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 2 जीरो का 4 जीरो मतलब 10 की पावर 4। आप इसे यहां से काट दीजिए भैया, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ करा हमने, ठीक है। यहां बोलो ये -6 है यार, उत्तर तो आ रहा है 4 जूल। क्या मिस्टेक करा हमने,
धारिता भी लिखनी पड़ेगी यार। धारिता हो जाएगी दोगुनी, धारिता हो जाएगी दोगुनी, है ना, क्योंकि जब डी आधा करेंगे तो डी सी हो जाएगा दोगुना, सी हो जाएगा भैया 200 माइक्रोफैरड। अजीब सब सिस्टम है यार। दो यहां दो से कट जाएगा, दो की दो 4 हो जाएगा, ये +4 है, ये +2 है, कटेगा, ये -6 से काट सकते हैं कि नहीं? ये वाला ये वाला ये वाला सब कैंसिल आउट हो गया। बोलो कितना बचेगा? 4 जूल। अब मुझे नई ऊर्जा निकालनी है, तो डेल्टा यू बराबर बोलो क्या हो जाएगा? ये 8 जूल है और ये 4 जूल है, तो हम लिखेंगे यू डैश माइनस यू डबल डैश, तो हो जाएगा 8J माइनस 4J, तो डेल्टा यू बराबर भैया हो जाएगा 4 जूल। अच्छे सवाल है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा होशियारी से करना इसको भैया। चलिए बात कर लेते हैं अगले। इस वाले में हमने 3 सवाल एक साथ लिए हैं, ये थोड़े से अच्छे होंगे। बस यहाँ पर तुम्हें कुछ पैटर्न समझा देते हैं। पैटर्न वो है, जैसे देखो, अगर हमें 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाना होगा तो हम आंसर क्या करेंगे? 1/C1 + 1/C2। याद रखना हमेशा हम लोग C निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C1 + C2 अपान हो जाएगा C1 C2। ये वैल्यू 1/C के बराबर है, एक्चुअल में मुझे C चाहिए होता है, तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? C1 C2 अपान C1 + C2। तो हमें सिर्फ बताने का पर्पज ये था, अगर 2 कैपेसिटर हमें कोई श्रेणी क्रम में मिलेंगे तो ऊपर गुणा करेंगे और नीचे उन्हीं को जोड़ करके भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 1/4 + 1/4, तो हम जल्दी में इसका आंसर कैसे करेंगे? तो इस फॉर्मूले को देखो, 4 × 4 16, 4 + 4 8, तो आंसर कितना आ गया? 2। यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इससे क्या होगा, जब आप ये चीज सीख लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। तो देखते हैं कितनी फास्ट हो सकती है, चलो करते हैं हमारे साथ। सबसे पहला जो सवाल कह रहा है उसमें यहां से थोड़ा थोड़ा बड़ा बना देते हैं एक एक करके। ये आप देख पा रहे होंगे, कह रहा 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े गए कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका समझो आंसर ही हो गया सीधा सीधा, ये तो सवाल ही खत्म हो गया। अब सवाल नंबर सेम 31 नंबर भी यही कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो 2 करनी है ना, तो 3 3 का 1.5 हो गया और 1.5 3 का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? सॉरी, 3 3 का 6 हो गया, 6 3 का 2 हो गया, ठीक है ना। चलो आप देख लेते हैं सवाल नंबर 32। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, कह रहा है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बता दो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ट्राइंगल को सॉल्व करते समय चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस साइड में कहे कि यहाँ पर आंसर निकाल दीजिए उस साइड को छोड़ दीजिए, बाकी की 2 साइडों को ऑलवेज श्रेणी क्रम में लगा दीजिए और नेट सॉल्व करने के लिए आपस में समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो ए और बी में मुझे निकालना है, तो बताओ बीसी और एसी साइड को हम श्रेणी क्रम में लगाने वाले हैं। तो 6 और 3 को श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, 6 18/9, आंसर 2 आ जाएगा। अब बताओ ये वाला 2 ये वाला 2 आपस में कौन से क्रम में? समांतर जाएंगे, 2 और 2 आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल कुछ ऐसा है, देख पा रहे होंगे आप, कह रहा निम्न परिपथ में संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। सी मतलब ये वाला पॉइंट दे रखा है, आपको यहाँ पर सी निकालना है और ए व बी के बीच की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दे रखी है। अगर तुम थोड़ा भेजा लगाओ तो ये वाला 10 ये वाला 10 आपस में लगे हैं समांतर क्रम में, तो इन दोनों का आंसर हो जाएगा 20। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा नजर आने लगेगा, ये है भैया 20, ये है सी, ये है ए, ये है बी। एक्चुअल में सवाल में भैया सी ए बी की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोफैरड, तुमसे पूछ रहा है कि सी बता दो कितना होगा। तो बताओ पूरा का पूरा टर्म श्रेणी क्रम में चला गया, तो 1/CAB इक्वलेंट 1/20 + 1/C। मुझे लिखना है बताओ 1/C, तो हो जाएगा 1/CAB माइनस का 1/20। CAB की वैल्यू 15 है, माइनस का 20 है, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप नॉर्मल भिन्न नहीं आते तो भैया सीख लो, है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये वाला तो हो गया, अगला सवाल ये है भैया, अगले सवाल में कह रहा है ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो सबसे पहले धारिता को निपटा देते हैं बिना पेन से, है ना, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं।
2 और 3 कौन से क्रम में है, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि लाइन से लगे हैं। 2 और 3 का आंसर करेंगे तो भैया 6/5 आ जाए, ऊपर भाग करना है, नीचे जोड़ करना है। तो 6/5 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.2 आ जाएगा। 1.2 और 1.8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 18 12 30 होते हैं, तो आंसर 3 आ जाएगा। ये 3 और ये 6 कौन से क्रम में जाएगा, श्रेणी क्रम में जाएगा, तो क्षेत्रिक 18/9 आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। तो जो तुल्य धारिता आ गई वो आ गई भैया 2 माइक्रोफैरड इस वाले डायग्राम के लिए। अब क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना करो। अब V बराबर फार्मूला होता है भैया Q अपान C। अब चूंकि हमें Q ही नहीं पता है तो Q निकाल देते हैं, Q बराबर CV होता है। C कितना निकला है, 2 निकला, और V की कितनी वैल्यू है 150, तो भैया ये लिखा जाएगा 300 बटे में C की वैल्यू 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि 6 वाले के बीच निकालना है। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइक्रो वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट, क्योंकि ये माइक्रो कुलाम है और ये माइक्रो फैरड है, तो माइक्रो से माइक्रो मर जाएगा, आंसर 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। बात कर लेते हैं सवाल नंबर 37 की। सवाल नंबर